प्रिय छात्रों, हम अंशों का निर्गमन एवं हरण देख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि छोटे व्यक्तिगत विनियोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित रखना। छोटे व्यक्तिगत विनियोगकर्ता से क्या आशय है कि ऐसे विनियोजक से है जो कि 2 लाख रुपए तक की प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करता है या बोली लगाता है। सेबी ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का जब सार्वजनिक निर्गमन करती है तो इसका 50% भाग छोटे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सुरक्षित रखे। अब नेक्स्ट है अंशों पर मांग राशियां प्राप्त करना। आवेदन पत्रों के साथ अंशों के आवंटन पर मांगी गई राशियों के बाद यदि अंशों पर देय राशि का कुछ भाग शेष रहता है तो कंपनियां इस राशि को एक या कई किस्तों में वसूल करती है। आवंटन के बाद इस प्रकार प्रत्येक किस्त की राशि को मांग उसको कहते हैं किस्त की मांग को अंशों पर मांग कहते हैं। अंशों पर मांग की जाने वाली राशि या अंशों पर मांगी जाने वाली किस्तों के संबंध में कंपनी के अर्थ नियमों में कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें फर्स्ट है कि अंशों पर शेष राशि मांगने का अधिकार संचालकों को ही होता है। किसी मांग को निरस्त या स्थगित करने का अधिकार भी संचालकों का ही होता है। ऐसी मांग करने के लिए संचालकों को सभा में एक प्रस्ताव पारित करना होता है, जिसमें मांग की गई राशि, भुगतान की अंतिम तिथि, भुगतान करने के स्थान का उल्लेख किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक मांग की राशि अंशों के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपये का है तो उस पर 25 रुपये से अधिक की मांग नहीं होगी। इसके अलावा प्रत्येक अंशधारी को मांग संबंधी आवश्यक बातों की सूचना 14 दिन पहले मिलनी चाहिए और 2 मांगों के बराबर कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि निर्गमन का आकार 500 करोड़ तक का है तो निर्गमित अंशों को आवंटन की तिथि से 12 माह के भीतर पूर्ण प्रदत्त हो जाना चाहिए। अंशों पर मांग करने के बाद यदि उसकी देय तिथि तक मांग की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अंशों पर मांग की बकाया राशियों पर देय तिथि से भुगतान करने की तिथि तक 10% की दर से ब्याज मांगा जा सकता है। संचालक जो सभा है ऐसे ब्याज को पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त कर सकती है। 10% की दर ये दी हुई है कि यदि बकाया राशियों देय तिथि के तक भुगतान नहीं की जाती हैं तो 10% की दर से ब्याज मांगा जा सकता है। और यदि कोई अंशधारी भविष्य में मांगी जाने वाली रकमों का भुगतान पहले ही कर देता है तो ऐसी अग्रिम मांग राशि पर संचालक मंडल तथा सदस्यों के मध्य समझौते के अनुसार 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया जा सकता है। मांग राशि का विवरण एक पुस्तक में, जिसे मांग पत्रिका कहते हैं, उसमें दर्ज किया जाता है। इसके बाद है सदस्यों का रजिस्टर। प्रत्येक कंपनी को अपने सदस्यों का पूर्ण विवरण रखने के लिए एक रजिस्टर रखना होता है, जिसमें सदस्यों द्वारा क्रय किए गए अंशों से संबंधित संपूर्ण विवरण दर्ज होता है। उसके बाद सदस्यों की सूची बनाई जाती है और प्रत्येक ऐसी कंपनी को जिसके सदस्यों की संख्या 50 से अधिक होती है अपने सदस्यों के नामों की एक सूची रखनी होती है। यह सूची कार्ड अनुक्रमणिका के रूप में हो सकती है। इस सूची में हर सदस्य के संबंध में ऐसी पर्याप्त सूचना दी होती है जिससे कि उस सदस्य के संबंध में सदस्य रजिस्टर की प्रविष्टियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद लेखा पुस्तकें। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी की ऐसी लेखा पुस्तकों का रखना अनिवार्य है जो कंपनी की आर्थिक स्थिति का उचित चित्र प्रस्तुत करने तथा उसके व्यवहारों की व्याख्या कर सकने में सहायक हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक कंपनी समस्त आवश्यक लेखा पुस्तकों में दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखा करे। इसके बाद प्रारंभिक व्यय। ऐसे व्यय जो कि कंपनी के समावेलन के संबंध में किए जाते हैं प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। इन्हें निर्माण व्यय अथवा प्रवर्तन या प्रमोशन एक्सपेंसेस अथवा संगठन व्यय इसके नाम से भी संबोधित किया जाता है।
और इन व्ययों में शामिल हैं, इसमें पहला है कंपनी के वैधानिक प्रलेखों के तैयार करने के लिए व्यय। जो भी कंपनी के फॉर्मेशन के शुरू में कानूनी कार्यवाही की जाती है उससे संबंधित व्यय कहलाते हैं प्रारंभिक व्यय। इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रार को आवश्यक प्रलेखों को प्रस्तुत करने की फीस, मुद्रांक कर, अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी, ये भी सब प्रारंभिक व्यय में आते हैं। इसके अलावा प्रविवरण छापने व विज्ञापन पर किया गया व्यय, आवेदन पत्र तथा अन्य प्रपत्रों को छपाने का व्यय, कंपनी की मोहर संबंधी व्यय, कंपनी के मोहर बनाने संबंधी व्यय और कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों के प्रथम निर्गमन पर दिया जाने वाला कमीशन, ये सभी व्यय प्रारंभिक व्यय होते हैं और ये पूंजीगत व्यय होते हैं, जिसे चिट्ठे में संचय एवं आधिक्य शीर्षक में घटाकर दिखाया जाता है जब तक कि ये पूर्ण राशि अभिलिखित न हो जाए। अब हम देखते हैं कंपनी के अंश पूंजी के प्रकार। अंश पूंजी कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में दिए गए चिट्ठे में प्रदर्शित करने के आधार पर जिस प्रकार से विभक्त की जाती है उसमें सबसे पहला है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी से क्या आशय है? यह वह पार्षद सीमा नियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है उसे ही अधिकृत पूंजी कहते हैं। यह पूंजी की वह अधिकतम राशि है जिसका कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमन कर सकती है। इसे पंजीकृत पूंजी भी या नाम मात्र या नॉमिनल कैपिटल भी माना जाता है या कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(8) के अनुसार अधिकृत पूंजी या अंकित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत कंपनी की अंश पूंजी की अधिकतम राशि हो। इसके बाद नेक्स्ट हम दिखाते हैं निर्गमित पूंजी या इशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग या अधिकृत पूंजी के उस भाग के अंकित मूल्य को जो जनता को नगद धन या अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित किया जाता है निर्गमित पूंजी कहलाती है। ऐसी पूंजी जितने अंशों में विभक्त होती है उन्हें निर्गमित अंश कहते हैं। अधिकृत पूंजी का वह शेष भाग जो निर्गमित नहीं किया गया है अनिर्गमित पूंजी कहलाती है। जितने अंशों में अनिर्गमित पूंजी विभक्त होती है उनको अनिर्गमित अंश कहते हैं। ये अतिरिक्त अंश पूंजी की आवश्यकता होने पर ही निर्गमित किए जाते हैं। और कंपनी अधिनियम में ये बताया गया है कि 2013 की धारा 2/250 के अनुसार निर्गमित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी द्वारा समय समय पर अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता हो। इसके अलावा है प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। इससे आशय है कि निर्गमित पूंजी के उस भाग से है जिसका कि अभिदान जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात जिसके लिए जनता द्वारा आवेदन पत्र दिए जाते हैं। प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी कहलाती है। जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं उतने अंशों को अभिदत्त अंश कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि कंपनी केवल उन अंशों का आवंटन कर सकती है जितने अंशों का निर्गमन किया है। यदि समस्त निर्गमित पूंजी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो निर्गमित पूंजी के इस भाग को न अभिदत्त की यानी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। कंपनी अधिनियम में भी इसके बारे में बताया गया है कि प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जो समय पर कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित या अभिदत्त कर ली गई हो। इसके बाद है न मांगी गई पूंजी, या उससे पहले हम देखते हैं मांगी गई पूंजी। कंपनी द्वारा अंशधारियों से अभिदत्त अंशों पर जितनी राशि मांगी जाती है उसे मांगी गई पूंजी कहते हैं। और अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो मांगने से शेष रहता है उसे न मांगी गई पूंजी कहते हैं। कंपनी अधिनियम में बताया गया है कि मांगी गई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसे भुगतान हेतु मांगा गया हो। और इसके अलावा होती है प्रदत्त पूंजी। प्रदत्त पूंजी से आशय है कि मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाता है उसे प्रदत्त पूंजी कहते हैं। यदि मांगी गई समस्त राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा कर दिया गया है तो मांगी गई तथा प्रदत्त पूंजी एक ही होगी। परंतु यदि मांगी गई राशि का एक भाग अंशधारी द्वारा देय तिथि तक नहीं चुका गया है तो इस भाग को बकाया या न दी गई मांग राशियाँ कहते हैं। अनेक अंशधारी बार बार मांगी जाने वाली राशियों का भुगतान करने की असुविधा से छुटकारा पाने के लिए अपने अंशों का समस्त या
शेष मूल्य एक साथ दे देते हैं। जो राशि किसी मांग से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है उसे अग्रिम राशि कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संचित पूंजी। संचित पूंजी से आशय है कि कंपनी की निर्गमित अंशों पर न मांगी गई राशि को अंशधारियों से कभी भी मांगने का अधिकार होता है, परंतु कभी कभी एक सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित कर देती है कि न मांगी गई पूंजी का एक निश्चित भाग केवल कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा। न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में समापन के लिए मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है उसे संचित पूंजी कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए कंपनी के अंशधारियों के विशेष प्रस्ताव करके ₹10 प्रति अंश समापन के समय मांगे जाने के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। तो मान लीजिए 70,000 अंश हैं, तो 70,000 इंटू ₹10 यानी 7 लाख रुपए अंश संचित पूंजी मानी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था कंपनी के ऋणदाताओं की सुरक्षा तथा उनमें विश्वास स्थापित करने के उद्देश्य से की जाती है। ऐसा करने से कंपनी की साख बढ़ती है तथा उसे ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। नए कंपनी अधिनियम में अब इसे हटा दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार यदि एक अंश पूंजी वाली असीमित दायित्व वाली कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तित होती है तो वह संचित अंश पूंजी रख सकती है। इसके बाद है अंश वारंटों के प्रति प्रावधान। इसे अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार चिट्ठे के नए प्रारूप में अंशधारियों के कोष शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। और लास्ट है आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन राशि। यदि कंपनी के पास अंतिम खाते बनाने की तिथि को अंश आवेदन राशि शेष है जिसके विरुद्ध अंश आवंटित नहीं किए गए हैं तो इसे चिट्ठे में समता और दायित्व या इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अलग से दिखाया जाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कंपनी की अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अंशों का निर्गमन की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस मूल्य पर अंशों का निर्गमन कर सकते हैं और क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।